दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास भावी विधायक कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इतना ही नहीं, अगर हम टिकट की दावेदारी की बात करें तो उनकी दावेदारी बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, आप जिस शख्स को अभी हमारे साथ मौजूद देख पा रहे हैं, दिलबाग सिंह ढांडा जी हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और इतना ही नहीं, हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी के भी सदस्य हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हरियाणा किसान कांग्रेस के। इससे भी एक कदम आगे, 3 राज्यों में जहां कहीं विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन चुनाव के अंदर प्रभारी की भी भूमिका कांग्रेस पार्टी की तरफ से निभा चुके हैं। सर, स्वागत है आपका ढांडा साहब बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को और आपके चैनल जो विश्वसनीय चैनल है देख रहे हैं हरियाणा के अंदर। जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जी धन्यवाद ढांडा साहब। सबसे पहला और सीधा और सटीक सवाल, बिंदास भावी विधायक के कार्यक्रम में आप आए हैं, भगवान करे आपके आगे से भावी हट जाए, लेकिन आप क्यों बनना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है और जनता आपको क्यों बनाए? सबसे पहला तो काम यही है मेरा कि नारायण की विकास की जो स्पीड है वो आगे बढ़े जी। क्योंकि हमारे नारायण के अंदर 1 लाख के करीब जनसंख्या है और नारायण के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उस या तो उसको पीजीआई रोहतक ले जाते हैं या उसको हिसार ले जाते हैं और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो मेरा सपना है ये, और मैंने क्योंकि पहले कुछ जब मैं अधिकारी था तो उनके प्रपोजल भी बनाए थे, उनको सिरे पे भी चढ़ाया था जी कि कैसे उनके प्रपोजल बनेंगे, कैसे लैंड एक्वायरमेंट होगी और कैसे उसको वास्तव के अंदर रूप दिया जाएगा। तो मेरा एक सपना है और वो हकीकत में बदल सकता है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, लैंड अवेलेबल है, फंड हरियाणा गवर्नमेंट के पास है कि हम यहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएं जी, एक हम IIM बनाएं जी, एक यूनिवर्सिटी बनाएं, क्योंकि नारायण के अंदर अगर 7 कॉलेज हमारे हो जाएंगे तो 7 कॉलेज के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी, एक मेडिकल कॉलेज बनाएं। और क्योंकि हमारे इस नारायण से लेकर नरवाना तक इस रोड को मेरा है कि इसको वाइड करें, 4 लेन का करें। नारनौल से लेकर नरवाना तक अगर ये 4 लेन का हो जाएगा तो इसी के ऊपर बुडाना और राखी के बीच में मेडिकल कॉलेज होगा। उसके आगे एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पुरातत्व विभाग का राखी गढ़ी के अंदर काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैप के ऊपर भी वो है, और उसके आगे जो खेड़ी चौपटा के ऊपर हमारा कॉलेज है उसको हम यूनिवर्सिटी का रूप दे दें। अगर यूनिवर्सिटी का रूप दे देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों को चपरासी से लेकर वाइस चांसलर तक, डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, बहुत सारे पद यहाँ पर मिलेंगे और आम आदमी का आमदनी का जरिया बढ़ेगा। बाहर के व्यक्ति यहाँ पर रहेंगे, मकान लेंगे किराए पर, तो उनका साधन बढ़ेगा जी। इसी तरह अगर हम स्पोर्ट्स कॉलेज बनाएंगे तो क्योंकि हरियाणा के बच्चे स्पोर्ट्स कॉलेज कहीं है नहीं, एक स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ पर बनाएंगे, इंटरनेशनल, एशियन, ओलंपियन हरियाणा के बनते हैं, तो यहाँ का तो विकास होगा। क्योंकि प्रेजेंटली आप देख रहे हैं कि हमारे सरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र तक यहाँ जो है ना कोई इस टाइप की फैसिलिटी नहीं है। जगह भी हमारे पास पड़ी हुई है काफ़ी, जो बहुत सस्ते दामों के अंदर गवर्नमेंट को मिल जाएगी, ज़्यादा बजट खत्म नहीं होगा। तो मेरा यही एक ड्रीम है, मैंने प्रोजेक्ट भी तैयार किया हुआ है और शुरू से लेकर आखिर तक, क्योंकि ऐसे कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी 0 से लेकर और चालू होने तक, फंक्शन तक हम कर चुके हैं, तो वो एक यहाँ पर भी हम करना चाहते हैं जी। ढांडा साहब, वास्तव में मैंने बहुत सारे भावी विधायकों का इंटरव्यू किया है, लेकिन जो विजन आपने बताया है, जो विजन आप रखते हैं, वास्तव में वो बिंदास है, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन इस विजन को आप पूरा कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी समस्या है और वो समस्या है तमाम जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार, वो चाहे डॉक्टर अजय चौधरी की बात हो या फिर अगर आपको टिकट मिल भी गई तो सामने कैप्टन अभिमन्यु होंगे, पूर्व वित्त मंत्री हैं, और तमाम कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टिकटार्थी हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। तो इस समस्या से आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, हम
सीनियरिटी वाइज अगर हम लगाए जाएं कि हमें टिकट क्यों देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जी सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जी आदरणीय सुखपाल सिंह खैरा जी ही हमारे ऊपर है, दूसरे नंबर का रैंक उन्होंने हमें दिया है। जी दिल्ली के अंदर 24 अकबर रोड पर भी हमारा इंटरव्यू हुआ था, हम वहाँ पर भी एड्रेस भी किया था। जी उसके बाद एचपीसीसी के मेंबर भी हैं, जी। मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर भी, इसको सोच के बनाया सरकार ने। जी नारनौल जहाँ तक गए जितने टिकटार्थी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर केवल हमारे को सिलेक्ट किया गया है। अभी 3 दिन पहले दीपक बावरिया जी ने मीटिंग ली थी, जी गीता भुक्कल जिनकी चेयरपर्सन है, जी। तो वहाँ हम चंडीगढ़ के अंदर मैनिफेस्टो तैयार किया था, हरियाणा के अंदर जी। कि हमारी सरकार आएगी तो हमारा मैनिफेस्टो क्या रहेगा, क्या क्या हम चीज़ों को क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं पब्लिक को। और वहाँ पर मैंने मैनिफेस्टो पूरा तैयार किया था, उसके अंदर मेरे भी सिग्नेचर हैं, मैंने भी अपने पॉइंट्स रखे थे। तो हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। जहाँ तक रही सीनियरिटी की बात, हमें टिकट क्यों मिले, 2017 के अंदर हम आए, 2 हमने रैली करी, जी खेड़ी चोपटा में सफल रैली रही, जी अनाज मंडी नारनौल में सफल रैली रही। जी यहाँ पर मेरा कार्यालय पिछले 7 साल से चल रहा है, मेन रोड के ऊपर आप देख रहे हैं। जी मैंने कहा कि मैं 3 स्टेटों में, जैसे आपने अभी बताया था, कि प्रभारी भी रहे हैं। जी। जब प्रभारी भी रहे हैं, अब की बार रिसेंटली चुनाव के अंदर मेरे पास जयपुर ग्रामीण, झुंझुनू और सीकर था, जी। जिसमें झुंझुनू और सीकर के अंदर कांग्रेस का एमपी बना है। जी तो उससे पहले भी जहाँ हम उत्तराखंड में रहे, उधम सिंह नगर के अंदर, वहाँ कांग्रेस का विधायक बना। इसी तरह पंजाब के अंदर रहे। तो एक पूरा रोड मैप विजन लेकर चलते हैं कि हमने क्या करना है। और कांग्रेस पार्टी जैसे हाईकमांड देखता है, इतने पद, सारे 4-5 पद हमें मुद्दे दिए हैं, योग्यता के आधार पर, राजनीतिक अनुभव के आधार पर और पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब पर टिकट अगर मिलेगी और जनता ने प्रभु के आशीर्वाद से हमें विधायक चुना, तो मेरी प्रायोरिटी 5 चीज़ों की बनाने की रहेगी। और उसमें ना तो फाइनेंस आड़े आएगा, ना ज़मीन एक्विजिशन का मामला आड़े आएगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। और बाकी शहरों की तरह जैसे गुड़गांव डेवलप हो रहा है, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो रहे हैं, तो हमारा हिसार, जींद, कैथल, ये भी डेवलपमेंट होंगे। लोग तरसते हैं, जाके गांव के अंदर देखते हैं, हिसार कोई रोहतक में जाता है, अपने बीमार हो जाता है, लेके नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे वाक़े हैं। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी और इन प्रायोरिटी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी हाईकमांड इस बात पर विचार करेगा कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए, कौन व्यक्ति विकास कर सकता है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन वास्तव में चीज़ों को ठीक से देखता भी है, लोगों का विश्वास भी है, सच्चाई, ईमानदारी, धर्म, नीति, संस्कृति किसके साथ है जी। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे तो टिकट हमारा बनता है। लेकिन ढांडा साहब, एक वही बात फिर आती है, वही समस्या। आप चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट से आते हैं और कुमारी शैलजा की तरफ से अगर हम बात करें, दोनों हालांकि एक ही गुट से हैं, तो उनकी तरफ से डॉक्टर अजय चौधरी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो ना आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की श्रेणी में आते हैं, ना आप कुमारी शैलजा की श्रेणी में आते हैं, अकेले सुरजेवाला जी की श्रेणी में आते हैं। तो क्या उसके बावजूद भी आप कांग्रेस के आला कमान को मना पाएंगे, बता पाएंगे अपनी बात कि मेरा विजन ये है और मुझे इसलिए टिकट दी जाए? गुट का और कैटेगरी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है जी। दिल्ली के अंदर भी हम जाते हैं, मुख्यालय के अंदर जो हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन के अंदर हैं, सचिव हैं जी, उनसे बात भी होती हैं। और हर इंटरव्यू के अंदर जहाँ भी मेरा कोई भी चैनल पे इंटरव्यू आता है तो मैं यही बात कहता हूँ, आदरणीय सुरजेवाला साहब हैं, मेंटर हैं हमारे जी, हाईली क्वालिफाइड हैं जी। हरियाणा की राजनीति में जितने ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं। आप ये देखिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने सीनियर एडवोकेट अपने आप को रिप्रेजेंट करता है जी। वो 10 साल तक सीनियर एडवोकेट रहे और अभी भी कोई मुकदमा विशेष आ जाता है जी। जब कांग्रेस हाईकमांड को हनुमान की जरूरत होती है जी। राज्यसभा के अंदर कोई पेच फंस जाता है। गुजरात के अंदर अहमद पटेल को हरा दिया था अमित शाह जी ने, ये 24 घंटे का टाइम लेके आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जजमेंट उल्टा हुआ, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। एक बिल्कुल तथ्यों को उसके ऊपर रखना, इधर उधर की बातें नहीं करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना। बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर भी सुरजेवाला सामने नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि उनके पास वही होता रिकॉर्ड गवर्नमेंट का दिया हुआ है। लेकिन कांग्रेस, अब ये देखिए कि सभी नेता देखते हैं किसका कौन आदमी है क्या नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर सर्वे कराएंगे और ये देखेंगे कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, किसका विजन कितना है, कितना किसका एक्सपीरियंस है, और बनने के बाद
कौन आदमी क्या करेगा, वो हरियाणा के लिए कुछ काम ही करेगा या फिर अपना कुछ और ही सिस्टम चलाएगा। तो हमारे को तो प्रभु के आशीर्वाद से ठीक ठाक हम रहे हैं सरकार के अंदर जी। तो ऐसा कोई सिस्टम ऐसा मेंटेन करेंगे कि लोगों को रोजगार मिले जी, मैक्सिमम रोजगार मिले, महंगाई बेरोजगारी कम हो, युवा घूमते हैं बीए में, सबको कुछ न कुछ मिले। ठाकुर साहब, आपने कहा कि कांग्रेस में जब कभी भी कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को हनुमान के रूप में बुलाया जाता है या वो हनुमान की भूमिका निभाते हैं। तो क्या दिलबाग सिंह ढांडा को टिकट दिलाने के लिए भी रणदीप सिंह सुरजेवाला हनुमान की भूमिका निभाएंगे? मेरे केस के अंदर तो हरियाणा के जो सीनियर लीडर्स हैं सभी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मेरी सबके साथ व्यक्तिगत जानकारी है। आप शैलजा जी क्या नाम ले दें, शैलजा जी मुझे पर्सनल तौर पर बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हुड्डा साहब मुझे व्यक्तिगत तौर से अच्छी जानते हैं जी, और काफ़ी इंटीमेसी भी है जी। सुरजेवाला साहब तो हैं ही। सुरजेवाला साहब आप ये देखिए कि बहुत गिने चुने आदमियों का वो साथ में रखते हैं। ये भी नहीं रखता भाई ठीक है आप 7 दावेदार बना दो, 5 दावेदार बना दो, एक ही दावेदार होते हैं जिनके ऊपर उनका पूरा विश्वास हो जाता है, जिनको ये देख लेते हैं हाँ ये कसौटी पर खरा उतरेंगे, तो दूसरों को कह देते हैं ठीक है आप उनको फॉलो करो, अच्छे इंसान हैं। 2 रैली भी कराई हैं और दोनों रैली सफल हुई। तो मेरे केस के अंदर मुझे लगता है कि जितने भी हरियाणा के लीडर हैं वो सभी अगर ईमानदारी के साथ निष्पक्ष तौर से टिकटों के अंदर कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनके अंदर आत्मा यही करेगी कि नारायण से भावी विधायक के रूप में अगर आप किसी को जिताऊ कैंडिडेट देखते हैं तो उनमें हमारा नाम आएगा। तो ढांडा साहब, अगर हम नारनौंद के टिकटार्थियों की बात करें, टिकट के दावेदारों की बात करें, तो लगभग 10-15 नाम अभी से पहले आ चुके हैं। तो उन 10-15 नामों में दिलबाग सिंह ढांडा अपने आप को कौन से पायदान पे पाते हैं? लोहान साहब, 10-15 आदमियों की जिनकी आप बात कर रहे हैं, वैसे तो ठीक है, लोकतंत्र है, हर एक आदमी को लड़ने का अधिकार है, आगे आने का अधिकार है, कुछ करने का भी अधिकार है। लेकिन आपको भी इस बात की अच्छी तरह जानकारी है कि कोई 15 दिन से अपने आप की दावेदारी कर रहा है, कोई 1 महीने से कर रहा है जी, कोई 3 महीने से, कोई 2 साल से, लेकिन हम तो 7 साल से हैं जी, बोनाफाइड कांग्रेसी हैं। 2017 के अंदर कांग्रेस ज्वाइन की थी जी। और 2017 से लेकर आज तक ना बीजेपी की तरफ देखा, ना जेजेपी की तरफ देखा, ना किसी और पार्टी की तरफ देखा। जी बिल्कुल, केवल पूरी तरह से वफादारी कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी का वफादारी के साथ, सिद्धांतों के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे भी अगर कांग्रेस पार्टी के दावेदारों की बात करें, 10-15 जिनके नाम हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता किसी और का पार्टी कार्यालय है। जिस प्रकार से दिलबाग सिंह ढांडा का खुद का पार्टी की तरफ से कार्यालय है, किसी और का कार्यालय शायद कार्यालय नहीं है नारनौंद के अंदर एक कांग्रेस पार्टी का एक ही कार्यालय है जो हमने 3 साल पहले बनाया था और वहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी को हमने दिया हुआ है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट आए, मेंबर पार्लियामेंट आए, एमएलए आए, अपना सभा करना चाहे तो दफ्तर में कर सकता है, मेन रोड के ऊपर है। और इस वजह से मैं आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनके अंदर जब बात होती है, हल्का वाइज बात होती हैं, तो नाम हमारा वो सबसे आगे रखते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि नारनौंद विधानसभा के अंदर 10-12 कैंडिडेट के अंदर सीनियरिटी वाइज और एक्सपीरियंस वाइज, योग्यता के हिसाब से हमारा नाम नंबर 1 पे है। जी, नंबर 1 पे है। बिंदास भावी विधायक की अगर हम बात करें, उससे भावी हटाने के लिए दिलबाग सिंह ढांडा अब आगे कौन सी रणनीति बनाने जा रहे हैं, किस रणनीति के तहत वो आला कमान तक पहुंचेंगे टिकट की दावेदारी में, जिस प्रकार से आपने कहा कि पहले नंबर पे? हमारे नारनौंद हल्के के अंदर 59 गांव हैं जी। 6 गांव ऐसे हैं जिनकी पंचायत नहीं है लेकिन वो भी गांव हैं, 150-200 उनके अंदर वोट हैं। टोटल मिला के 65 गाँव हैं और पिछले 7 साल के अंदर 65 गाँव के अंदर मैं कम से कम 35 बार डोर टू डोर विजिट कर चुका हूँ। हर गांव के अंदर 100 व्यक्तियों को मैं बाई नेम और बाई फेस जानता हूँ जी। जितनी हमारे गांव की रिश्तेदारियां हैं, गांव के अंदर सभी रिश्तेदारियों को जानते हैं, ये इनका स्टेटस कैसा है, कहाँ से बिलोंग करती हैं, कितना इनका आर्थिक स्थिति है, क्या इनका सिस्टम है। और जहाँ तक टिकट की बात है, मिलने जुलने की बात है, रैली सभाएं, ये हम पूर्ण रूप से करवा चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी करवाएंगे। अब लोगों से, लोकतंत्र के अंदर ये होता है कि लोग आपको कितना जानते हैं। जितने यहाँ पर न्यूज़पेपर हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, बिंदास हरियाणा है जी, टोटल खबर हरियाणा है, जी, एक मस्त है जी, सत्य खबर है,
जी। आप जितनी भी लगाते हैं सबको हम इंटरव्यू दे चुके हैं और सभी इंटरव्यू आते हैं, जब लेते हैं तो उनका कुछ न कुछ उनको रुझान लगता है। कल मेरे दफ्तर के अंदर पूरे नारनौंद हल्के की कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, उसके अंदर मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ और देखना वहाँ पर कितने चैनल वाले वहाँ पर आदमी होंगे। 5 आदमियों के मेरे पास टेलीफोन आ चुके हैं जी कि हम आपके वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। जी। तो हम तो आपने जैसे इंटरव्यू लिया है हर जगह ऐसे ही बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, देश का भला होगा। जो बीजेपी ने हरियाणा के अंदर बैक फुट पर लाके खड़ा कर दिया है, इतने शातिर तरीके से काम करते हैं, उनको पता होता है कि जो आपका सिस्टम रखा हुआ है, जिनके आप मार्क्स दे रहे हैं, ये अगर चैलेंज हो गए तो कोर्ट इनके अंदर वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। और पीछे ग्रुप डी के अंदर उन्होंने 5 नंबर दे दिए सोशो इकोनॉमी के आधार पर, सामाजिक आधार पर। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था कि कौन गरीब है, कौन कितना गरीब है, कोई 10% गरीब है, 20% गरीब है। इनको पता था कि कोर्ट में जाएगा तो 5 नंबर उड़ जाएंगे। ढाना साहब, अगर आपको टिकट मिल भी गई तो उसके बाद आपके सामने बीजेपी की तरफ से एक पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु होंगे। कैप्टन अभिमन्यु का मैं स्वागत करता हूँ, पढ़े लिखे इंसान और काम भी कर रही हैं, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हैं जिन्होंने लोग बाग उनको पसंद नहीं किया और बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया। अब जो चुनाव हुए ये जनता वर्सेस बीजेपी हुए हैं, तो लोग बाग बीजेपी को नहीं चाहती कि दोबारा सरकार बने। बीजेपी और बीजेपी काफ़ी बैक फुट पर जा चुकी है, तो कोई भी कैंडिडेट होगा बीजेपी का वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो। जी, सर्वाइव नहीं कर पाया। ढाना साहब, अंतिम सवाल आपसे सीधा सा, क्या आप हर हाल में चुनाव लड़ेंगे या फिर केवल कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलती है तो ही चुनाव लड़ेंगे? मेरा प्रयास तो यही रहेगा, एक डिसिप्लिन सोल्जर के नाते कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार तभी बनेगी जब कांग्रेस के विधायक होंगे। जी। तो प्रायोरिटी तो यही है, जैसे हम डिजर्व करते हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया, तो हमें टिकट मिलेगा, मैं सोचता हूँ कि मुझे 100% टिकट मिलेगा जी, और हम चुनाव में आएंगे। और फिर भी अगर कुछ बात होती है, पार्टी हाईकमांड अगर अपना कोई फैसला लेता है, तो हम कांग्रेस कैंडिडेट को जिताएंगे। जी बिल्कुल, कांग्रेस कैंडिडेट को जिताएंगे। ये थे बिंदास भावी विधायक दिलबाग सिंह ढांडा, जिन्होंने अपना विधायक के लिए विजन बताया। टिकट की दौड़ में वो अपने आप को कहां पर स्टैंड मानते हैं, कहां पर देखते हैं, वो भी इन्होंने बताया। साथ ही साथ आने वाले समय में वो किस प्रकार से टिकट के लिए दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, वो भी इन्होंने बताया। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और एक अनुशासित सिपाही होने के चलते वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि कांग्रेस पार्टी को कोई परेशानी हो। इनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब अच्छे, नेक, ईमानदार विधायक बनेंगे, और विधायक तभी बनेंगे जब अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दी जाएगी। तो बिंदास भावी विधायक में दिलबाग सिंह ढांडा अपने आप को पहले पायदान पे पाते हैं। हालांकि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं कि भगवान करे कुछ समय के बाद जब चुनाव हो तो इनके आगे से भावी शब्द हट जाए, ऐसी बिंदास हरियाणा कामना करता है। एक बार फिर मिलेंगे एक नए उम्मीदवार के साथ, एक नए कैंडिडेट के साथ, और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार वो बिंदास भावी विधायक क्यों बनना चाहते हैं, क्या विजन है, क्या उनकी सोच है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप भी अगर हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके भी आप बिंदास भावी विधायक कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व दिलबाग सिंह ढांडा जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।